सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट ईयर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज को टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज ये 8वीं वीडियो है। तो चलिए 211 नंबर से शुरू करते हैं। तो इसमें कहा है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। क्या है? अधिगम को प्रभावी बनाना है और आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान से ही प्रभावी होगा, ऐसा महत्वपूर्ण है। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है? ये है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन है संज्ञानात्मक में, या उद्दीपन प्रतिक्रिया में, स्फूर्त अनुकूलन में, या वरेण्य अनुकूलन में। तो किस में होगा? क्या होगा कि अधिगम को प्रभावी बनाना है और आंतरिक क्रियाओं के द्वारा ही प्रभावी मतलब होगा, ऐसा किस में कहा गया है? ये ऐसा केवल ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक में ही होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक है आंतरिक क्रिया, संज्ञान अपने मन के अंदर जो होता है सब कुछ। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं कि जब एक अध्येता ये सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करे और निर्देश निर्देश स्पष्ट और निश्चित है, तो क्या मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा होता है? बताइए। तो कौन सा मूल्यांकन की पहलू ये प्रयोग कर रहा है कि अभ्यास पूरा कर रहा है एक, और निर्देश स्पष्ट और निश्चित है, ऐसा किस में होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैधता में। ठीक है ना, वैधता में अब निर्देश जो है स्पष्ट और निश्चित होता है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पे जरूर से ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी अमूर्त सोच। ठीक है ना। जो धीमी गति से सीखते हैं उन सीखने वाले छात्र की विशेषता ये अमूर्त सोच नहीं है, बाकी सब है। फिर है एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है उसके व्यवहार को बदलने बदलने निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया। बदलने के लिए कौन सा कथन प्रयोग किया? धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य कारक नहीं है। इस कथन को निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए? बताइए, किस अवधारणा का कथन माना जाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विस्वरता, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है ना। क्योंकि उसके जो ये बात जो है ना, इस बात को उसके मन के अंदर घुसाना घुसाना है, उसके मन मन को टच कर जाए, ऐसी बात बोली है। मतलब बोलने का आशय ये है कि उसके मन को टच हो जाए ताकि वो अंदर से सोचे अपने आप में कि मतलब जो टीचर कह रहे हो सही है। फिर निम्नलिखित में से किस पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? मतलब पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करना है, इसके लिए सबसे उपयोगी ढंग कौन सा है निम्न में से? बताइए, क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी अवधारणा को समझना। देखो, किसी भी चीज को समझ करके जब हम कंठस्थीकरण करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है जो समझ करके कंठस्थीकरण करना, मतलब रटना। और बिना समझ के रटेंगे तो तुरंत भी भूलेंगे भी। फिर आगे निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? अब अभी अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, कौशल किसका परिणाम है? बताइए। तो ये हो जाएगा उत्तर अधिगम। अधिगम का परिणाम है अवधारणा, कौशल, ज्ञान, ये सब। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता? देखो, उसी पिछले पिछले पिछला क्वेश्चन को ही, इसी क्वेश्चन को घुमा करके यहाँ पे डाल दिया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता। बाकी अवधारणा भी है,
व्यवहार रवैया भी है, ज्ञान भी है, ठीक है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक है, ऐसा शायद इसीलिए है कि, ऐसा क्यों है जो छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे मेधावी छात्र है, ठीक है ना, मेधावी छात्र है तभी वो ऐसा है। फिर आगे चलते 219, जिसमें कक्षा स्थिति प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न आगे होंगे। यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो अध्यापक है उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, छात्र को यह समझना है, समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, ठीक है, क्योंकि उसको समझाना होगा कि उसको उसने उत्तर जो दिया है वो गलत क्यों है, मतलब कहाँ पे उसकी गलती है। फिर है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप खुद से भी सोचिए सोचिए कि तब शिक्षक को क्या करना चाहिए जब उसके पास प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, छात्र को कहना कि वो सही उत्तर बाद में देंगे। बिल्कुल, छा स्पष्ट कह देना चाहिए कि अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ, पर मैं कल पर जब भी मुझे मिल जाएगा तो मैं ये उत्तर दे दूंगा। फिर यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, बताओ। आदर्शों के बारे में यदि नहीं बता पाता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये सारे की अनुशासनहीनता होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से। फिर आगे है, ये दिसंबर में भी पूछा गया, अगर छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाता है, अगर छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए फिर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, ठीक है ना। फिर है, निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है, आदर्श स्थिति, कक्षा में आदर्श स्थिति किस कथन को माना जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर, एक और तीन, एक भी होगा और साथ में तीन भी होगा। शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं दोनों मिल करके, शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है, तो ये भी अच्छा है, आदर्श स्थिति है। फिर है, शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे, बताओ। औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अनुदेश। जब हम प्रत्यक्ष अनुदेश मतलब है कि एकदम सामने आमने सामने रखेंगे तभी छात्र जो है शिक्षक के सामने रहेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे 225वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से अधिक सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है, बताइए। सत्तावादी शिक्षण शैली से अधिक संबंधित किस प्रकार के शिक्षक को माना जा सकता है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण जो होगा वो सत्तावादी शिक्षण शैली होगा, क्योंकि जो हम कक्षा में जो शिक्षक केंद्रित होता है, जो एकदम सामने बिठा करके वो निर्देश देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, व्याख्यान करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण, और वही सत्तावादी शिक्षण शैली होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है, ऐसा कौन सा अवयव है जो सबसे अधिक वांछनीय मतलब सबसे अधिक प्रयोजनीय है, बताइए। इन चार में से कौन सा हो जाएगा उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे। ठीक है ना। फिर है निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया क्या है। शोर को नियंत्रित करना है तो सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया क्या होगी बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना। ठीक है ना। क्लास में हो ऐसा मतलब ऐसी स्थिति होती भी है, अचानक से शिक्षक जो है चुप होकर के देखते रहते हैं, तो जैसे देखते हैं तो बच्चों को लगता है अरे हमारे तरफ देख रहे हैं, तो सब बच्चे जो है शांत हो जाते हैं। फिर है एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित ना रहते हो। यदि कक्षा में उपस्थित ना है, नहीं नहीं हो रहे हैं, तो क्या करोगे आप शिक्षक के रूप में। तो ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपस्थिति के कारणों को समझने और उनके समाधान का प्रयास आप करेंगे। फिर है एक शिक्षक पाठ्य विषयी और पाठ्यक्रमेतर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, होता है कभी कभी, लेकिन वो छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को, जो शिक्षक की ऐसी प्रवृत्ति है उसको परिभाषित कर रहा होगा। बताइए कौन सा शब्द जो एकदम कठोर अनुशासन करता हो, अनुशासन रखता हो और छात्रों की मदद भी करता हो। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लचीला। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है। बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को कौन दर्शाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जो है बेहतर कक्षा प्रबंधन ही है। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण, ये कीवर्ड है, अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है। बताओ अप्रभावी शिक्षण कौन सा है। तो क्या होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण, परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान यदि हम देंगे तो अप्रभावी शिक्षण कहलाएगा। क्यों। अब देखो, हर एक दिन जो है इस दुनिया में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है। अच्छी भी घटनाएं घट रही है, बुरी से बुरी मतलब घटनाएं भी घट रही है। लेकिन यदि हम सभी परिस्थिति मतलब हर एक घटनाओं को तत्काल नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा हम भटके रहेंगे, हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन को ही अप्रभावी शिक्षण होगा। तो तब शिक्षण नहीं, अच्छे प्रभावी शिक्षण नहीं होगा फिर। फिर आगे चलते हैं। यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमजोर छात्रों की ही हो, मतलब कमजोर छात्र ज़्यादा हो कक्षा में, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे यदि ज़्यादातर छात्र कमजोर हो तो कौन सा उत्तर होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर डी, अपने शिक्षण गति को धीमा रखें और मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। उसके बाद यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मान लो कि शिक्षक और छात्र में मतलब छात्र जो है शिक्षक से दुर्व्यवहार कर लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंततोगत्वा सहायता कर सकता है। इनमें से कौन सा सहायता करेगा, बताओ उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक स्वयं के चरित्र और व्यवहार में सुधार करे। ठीक है ना। शिक्षक को स्वयं ही सोचना चाहिए कि छात्र मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच चाहिए। स्वर की पिच, पिच सदैव ले जो शिक्षक का स्वर है वो सदैव कैसा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च पर्याप्त रखनी चाहिए ताकि सभी बच्चों तक अपना स्वर पहुंचे। एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा वैशिष्ट्य अपनाने चाहिए। अपने व्याख्यान में कौन सा वैशिष्ट्य अपनाना चाहिए बताइए इनमें से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटीक और उच्च स्वर। ठीक है ना। फिर आगे है कि यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लो कि कोई शिक्षक जो है समझा रहा है और एक छात्र जो है
समझ नहीं पा रहा है कि क्या सिखा रहे, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करना चाहिए। कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक है। तो केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के, मतलब इन चार में से एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक है। तो ऐसा कौन है जो सब श्रवण के घटक नहीं है, मतलब इसमें नहीं को ही पूछना चाह रहे कौन सा घटक नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर देना। कान से सुनना ये भी श्रवण के घटक है, सतर्क रहना ये भी, समझ और स्मरण ये भी श्रवण के ही घटक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है, बताओ। प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि बाधा नहीं होती है, इनमें से कौन सा कथन बताइए। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटीक कथन। देखो सटीक कथन यदि हम करेंगे तो प्रभावी संचार में बिल्कुल भी बाधा नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते हैं, बहुत बार होता भी है कि पीछे जो बैठते हैं वो आपस में बातें करते हैं, तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो तब आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे तब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए, ठीक है ना। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है 240वां। यदि कुछ छात्र शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दे तो शिक्षक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मान लो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कुछ कुछ, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन करते समय छात्र शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। बिल्कुल, मूल्यांकन जब भी करें तो निष्पक्ष रूप से शिक्षक को करना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे साथ उसने टीका टिप्पणी मेरे मेरे विषय पे किया है तो उसको नंबर मैं घटा देता हूँ खुद से, तो वो पक्षपात हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।